भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज 25 जून है। वो साल 1975 था। 46 साल पहले आज ही के दिन देश का लोकतंत्र 21 महीने तक के लिए बंधक बना दिया गया था। विरोध की हर आवाज दबा दी गई थी और मीडिया के पर कतर दिए गए थे। देखिए आपातकाल 46 साल। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। स्वतंत्र भारत में देश के एकमात्र आपातकाल के आज 46 साल पूरे हो गए हैं। न्यायपालिका और अपने राजनीतिक विरोधियों से चिढ़ी इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को देश में इमरजेंसी लगा दी थी। कहते हैं कि इंदिरा देश को शॉक ट्रीटमेंट देना चाहती थी और इसका अंदाजा इंदिरा के करीबियों को तो छोड़िए, उन्हें भी नहीं था जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखी थी। इमरजेंसी के दौरान देश में हजारों गिरफ्तारें हुई, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, पत्रकारों को परेशान किया गया, फिल्मों पर सेंसर की कैंची चलाई गई। इंदिरा गांधी का विरोध करने वाली हर चीज मानो सरकार की बंधक हो गई थी। 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और सबको इसकी जानकारी दी। संजय गांधी ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री का संबोधन देश के सभी रेडियो स्टेशनों से ब्रॉडकास्ट किया जाए। 26 जून की सुबह 8 बजे जब लोगों ने न्यूज सुनने के लिए अपना रेडियो ऑन किया तो इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 46 साल पहले रेडियो पर हुए इस ऐलान के बाद मुल्क में आग की तरह खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही भारत में लोकतंत्र इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन गया। दमन का वो दौर शुरू हुआ जिसने अगले 21 महीनों तक देश को कोमा में रखा। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को भी जेलों में ठूंस दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। सबसे पहले दिल्ली के शांति प्रतिष्ठान में रुके जयप्रकाश नारायण को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई जैसे तमाम बड़े नेताओं को भी बंद कर दिया गया। जिसको मन में आया गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक दलों के दरवाजे पर ताले लगा दिए गए। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। कोई अखबार राजनीतिक समाचार अगर छापेगा तो सेंसर अधिकारी की अनुमति के बिना वो छाप नहीं सकता है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह का भय का माहौल पैदा किया गया। इमरजेंसी तो एक दुःस्वप्न था और वो न उसके पहले कभी हुआ न बाद में होने की कोई उम्मीद है। आपातकाल के ऐलान से पहले इंदिरा गांधी ने उन सभी विपक्षी नेताओं की लिस्ट मंगवा ली थी जिन्हें जेल भेजा जाना था। 25 जून तड़के 2 बजे तक उनमें से ज्यादातर गिरफ्तार भी हो चुके थे। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा के तहत हर तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। यहां तक कि आम आदमी को भी नहीं बख्शा गया। संविधान की धारा 21 जो देश के नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, उसे भी निलंबित कर दिया गया। एक आतंक भय का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण सहित देश के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। मैं भी 29 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरे 19 महीने में जेल में रहा। मैं अकेला नहीं था। मेरे जैसे बिहार में हजारों नौजवान थे जिनको जेलों में बंद कर दिया गया, कोई बिना कारण बताए हुए। सिर्फ आपातकाल या इंदिरा या सरकार की आलोचना करने तक पर गिरफ्तारियां की जाने लगी। व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए भी मीसा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। गिरफ्तार लोगों की संख्या जेलों की सीमा से अधिक थी।
ऐसे में कई लोगों को सिर्फ खंभे और जंजीरों से बांध दिया गया। यहां तक कि राजघरानों को भी नहीं बख्शा गया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया और महारानी गायत्री देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ अन्य नेता भूमिगत हो गए। प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया और कई अखबारों की बिजली काट दी गई। आपातकाल में जो लोग भूमिगत थे उनको ज़्यादा कष्ट था। जो जेल में चले गए वहाँ तो उनको कम से कम सुबह शाम भोजन मिलता था, वो लोग सुरक्षित थे। लेकिन जो फरार थे, जैसे मेरे जैसे लोग फरार थे, मुझे मेघालय चला जाना पड़ा, इसलिए कि बड़ौदा डायनामाइट केस के सिलसिले में सीबीआई हमको खोज रही थी। लोकल पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई खोज रही थी। और ऐसा समझिए उस समय आतंक ऐसा था कि यदि पुलिस खोज रही है आपको इमरजेंसी में, तो आप समझिए कि कोरोना लहर फर्स्ट के शिकार हैं। और यदि सीबीआई खोज रही तो समझिए कि कोरोना लहर 2 के आप शिकार हैं। जो देश के अखबार थे उन पर सेंसरशिप लागू हो गया। जिस रात इमरजेंसी लगी, दिल्ली का बहादुर शाह जफर मार्ग, जहां देश के तमाम बड़े अखबारों के दफ्तर थे, उनके बिजली की लाइन काट दी गई। फिर भी कोई अखबार निकल गया तो हॉकर से बंडल छीन लिया गया। जो केवल पत्रकार नहीं, कुलदीप नैयर जैसे पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। 250 से ज़्यादा पत्रकार पूरे देश में गिरफ्तार किए गए। और जो व्यंग्य चित्र हैं, जो कार्टून हैं, उस पर पाबंदी लगा दी गई। उस जमाने का एक बड़ा प्रसिद्ध अखबार था संघर्ष वीकली, उसका प्रकाशन बंद हो गया। अगले दिन प्रकाशित करने से पहले सभी समाचार पत्रों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाना था। अखबारों में आपातकाल के विरोध में किसी भी तरह की सामग्री छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अखबार के संपादकों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। इंडियन एक्सप्रेस ने इमरजेंसी का विरोध जताते हुए संपादकीय पेज खाली छोड़ दिया। यहां तक कि फिल्म जगत भी इंदिरा और संजय गांधी की ज्यादतियों से अछूता नहीं रहा। इसलिए इमरजेंसी लगा करके लगभग 1.25 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया अनिश्चित काल के लिए इंदिरा सरकार ने, जिसमें 200 पत्रकार भी बंद हो गए और मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध था। और जो आप उस समय जो पत्रकार न्यूज़ लिखते थे या जो न्यूज़ तैयार होता था, सारी कॉपी पीआईबी ऑफिस में जाके दिखाना पड़ता था और दिखाने के बाद उस पर मोहर लगवा के ही वो छप सकता था। फिल्म जगत में छूता नहीं रहा। किशोर कुमार, देवानंद, ये जो बड़े सितारे थे उस जमाने के, उन्होंने चूंकि 20 सूत्री का समर्थन करने से इनकार कर दिया तो उनकी फिल्म और आकाशवाणी पर उनके गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक पिक्चर बनी थी आंधी नाम से, गुलजार की पिक्चर थी। उसमें जो सुचित्रा सेन और संजीव कुमार जो थे, वो उसके अंदर इंदिरा गांधी से उनका चेहरा मिलता जुलता था। तो ये आंधी पिक्चर को बैन कर दिया गया। 1975 के तपिश भरे गर्मी के बीच में देश में अचानक सी बेचैनी दिखने लगी और ये सब तब हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया और इंदिरा गांधी के 6 साल तक किसी भी पद संभालने पर बैन लगा दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा कर दी और 26 जून को देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। लोकतंत्र की हत्या और अत्याचार के साथ भारत को अगले 21 महीनों के लिए अंधेरे में धकेल दिया गया था। सरकार या सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों पर ज्यादती की कहानियां इतनी खौफनाक थीं कि कईयों की तो मौत भी हो गई। एक शख्स को तो महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने इंदिरा गांधी का स्केच बनाया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी इससे अछूते नहीं थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जब गिरफ्तार होकर समस्तीपुर से मैं दरभंगा जा रहा था, 5 दिन तक मुझे थाने पर रखा गया, जबकि नियम है कि 24 घंटे से ज़्यादा कोई व्यक्ति थाने पर नहीं रह सकता है। 5 दिन 108 घंटे में रहा थाने पर और बाद में मेरे घर वालों को पता ही नहीं कि मैं गिरफ्तार हुआ नहीं गिरफ्तार हुआ, कहाँ हूँ, किस जेल में हूँ। तो इस तरह का खौफ जो है पैदा कर दिया गया। अगले 21 महीनों तक देश इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन गया।
किसी को भी सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं थी। सरकार प्रायोजित वीडियो बनाकर टीवी पर प्रसारित किए गए, सिनेमा घरों में चलाए गए ताकि सरकार के खिलाफ अफवाहें न फैलाई जाएं। सुशील मोदी को भी अन्य नेताओं की तरह बिना बताए गिरफ्तार किया गया था और अगले 5 दिनों तक थाने में ही रखा गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में किसी को भी राजनीतिक कैदियों से मिलने की इजाजत नहीं थी। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको बेल नहीं मिलेगा, घर वाले आपसे मिल नहीं सकते हैं। 3 महीने के बाद अगर घर वालों को मिलने की अनुमति मिली तो वह महीने में एक बार, वह भी सीआईडी की उपस्थिति में। आपके जेल में जो पत्र आते थे वह सेंसर्ड होंगे। पत्र लिखेंगे तो वह जेलर उसको पास करेगा, तब आपका पत्र जाएगा। मेरी अपनी बहन की शादी थी, सगी बहन की शादी, और मुझे बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। अब सोचिए कि बहन की शादी हो रही हो और भाई जेल के अंदर बंद है। और फिर कुछ दिन के बाद मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली। मैं हजारीबाग जेल में था। जेल गेट से बाहर निकला तो हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर थे, उनका बंगला सामने था। मैं मिलने चला गया, ये सोच कर कि उनको मैं बताऊंगा कि जेल की क्या हालत है। वो जो गाड़ी में बैठ रहे थे, मैं जैसे ही नज़दीक गया और कहा कि सर 1 मिनट, गाड़ी से बाहर निकले मुझे मारने लगे। यानी मुझे लात जूता मुक्के से पीट कर जमीन पर गिरा दिया और फिर ले जाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। आपातकाल का दंश झेल चुके लोग आज भी उन दिनों को याद कर सिहर जाते हैं। जिन नेताओं को इमरजेंसी के दौरान जेल में यातनाएं झेलनी पड़ी थी, उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव भी हैं। उन्हें जेल में यातनाएं दी जाती थीं, सिगरेट से दागा जाता था। आपातकाल की विभीषिका का तो याद करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार जो मिला उसको गिरफ्तार कर लेना, अनावश्यक बिना किसी धारा के गिरफ्तार कर लेना, जुर्म ढाना, लोगों को सिगरेट से दाग के पॉलिटिकल वर्कर को पीटना, सब मैंने अपनी आंख से देखा है। तो पुलिस ने हम लोग के घर की कुर्की जब्ती कर ली। पूरे आपातकाल में 1.5 साल तक मेरे घर में दरवाजा और खिड़की चौखट नहीं था। पुलिस सब कुछ उखाड़ के ले गई। सत्ता कितना मदांध हो सकता है, बर्बर हो सकता है कि लोग कल्पना नहीं करते थे कि इस ढंग की बात भी सत्ता द्वारा की जाएगी कि देश में इमरजेंसी लगे। इमरजेंसी लाने का मतलब है कि देश को जेल में रख देने की बराबर। कि आप सांस भी लीजिए तो हमारी अनुमति से लीजिए। इंदिरा गांधी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके बेटे संजय गांधी ने राजनीतिक ताकतों का खुलकर इस्तेमाल किया। उन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाने लगा। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के इशारे पर देश में हजारों गिरफ्तारियां हुई। आपातकाल में चुनाव और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया और प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दिए गए। उनके बेटे संजय गांधी ने बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी का अभियान चलाया। सरकारी नीतियां और गतिविधियां सीधे तौर पर संजय गांधी चला रहे थे, जिनमें एक था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का पूरा कार्यक्रम विवादास्पद हो गया क्योंकि लोगों के साथ ज्यादतियां हुई और दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में लोगों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। जनसंख्या काबू में करने की दलीलों के चलते 1975-76 के दौरान जहां 27 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई, वहीं आलोचनाओं के जवाब में इस कार्यक्रम को और आक्रामक बनाकर 1976-77 के दौरान ये आंकड़ा 83 लाख लोगों तक पहुंच गया। इनमें से ज्यादातर मामलों में लोगों की मर्जी के खिलाफ नसबंदी कराने के आरोप लगे। 25 जून 1975 की रात 12 बजे से शुरू हुआ दहशत और खौफ का ये दौर लगभग 21 महीने तक, यानी 21 मार्च 1977 तक जारी रहा और अंततः इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस के लिए भी नासूर साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन 46 सालों में देश ने बहुत लंबा सफर तय किया, बहुत कुछ बदल चुका है। लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, बहुत मजबूत हो चुकी हैं और इतनी मजबूत कि शायद वो खौफनाक दौर कभी इस देश में लौटेगा नहीं। लेकिन जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी भी उस खौफनाक दौर को याद करे,
उसे जहन में जिंदा रखें। इससे खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।